हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत, फैकल्टी ऑफ एचएसपी पिसवानी सेंटर फॉर एक्सलेंस। ओके, रे ऑप्टिक्स में भी लास्ट टाइम हमने रिफ्रैक्शन पूरा टॉपिक डिस्कस किया था। रिफ्रैक्शन के बहुत सारे प्रैक्टिकल फिनोमेना हैं जो कि रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन होते हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली हमें समझना ज़रूरी है, ज़्यादा नोट्स जितने शॉर्ट में बनाए उतना अच्छा है, तो मैं यहाँ पे उनको बेसिकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और उनको आप जितना शॉर्ट में लिख सकते हो लिख लेना। सो जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट है इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम। ओके, इसका लॉजिक ये है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लाइट एंटर करती है तो वो वो रिफ्रैक्शन उसका लाइट का होता है, एंड इस रिफ्रैक्शन की वजह से पोजीशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज़ वो चेंज हो जाती है। सेलेस्टियल बॉडीज़ की पोजीशन चेंज हो जाती है। वो स्टार्स भी हो सकते हैं, सन भी हो सकता है। तो अगर जैसे हम सन एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो सन अगर इस पोजीशन पर है तो इसकी रे को, और देयर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग हेयर, इसकी रे को यहाँ पर जब आएगी तो इट विल गो थ्रू रिफ्रैक्शन। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और कंटिन्यूसली, और क्योंकि हर जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट डेंसिटी की हैं। सबसे हाई डेंसिटी और सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस जो लेयर है वो ग्राउंड के पास होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो डिक्रीज़ होती जाती है एटमॉस्फेयर की। तो स्टार्टिंग में, और जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है उतना ज़्यादा वो मीडियम रे को डेविएट करता है। तो स्टार्टिंग में रे थोड़ा कम डेविएट होगी और कंटिन्यूसली जैसे नीचे आते जाती है उतनी ज़्यादा और डेविएट होती जाएगी। तो इसकी वजह से जो सन की पोजीशन हमें वो थोड़ी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर दिखाई देगी, तो पोजीशन इसकी बेसिकली चेंज हो जाएगी। नाउ सब इमेजिन करो अभी सनसेट का और सनराइज़ का टाइम है। तो सनसेट के टाइम पे क्या होगा, सनसेट के टाइम पे जो सन है वो हॉराइजन, ये हॉराइजन वाली लाइन होगी यहाँ पे किसी खड़े पर्सन के लिए। तो सन यहाँ पे जब वो नीचे जा चुका है, नीचे है सनराइज़ से पहले, यानी अभी सनराइज़ टेक्निकली हुआ नहीं है, लेकिन इसकी रे क्योंकि डेविएट होती है, तो डेविएट होने की वजह से वो हमें ऐसा फील होगा वहाँ पे कि सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है। तो सनराइज़ हमें एक्चुअली सनराइज़ होने से पहले दिखाई देगा। इसमें 2 मिनट का लगभग फ़र्क होता है। और सेम थिंग विल हैपन ड्यूरिंग सनसेट। सन ऑलरेडी नीचे जा चुका है, सनसेट हॉराइजन के नीचे सन ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन अभी भी वो हमें लाइट की डेविएशन की वजह से इट विल लुक लाइक दैट इट इज़ नॉट येट सेट राइट नाउ। तो अभी ऐसा फील होगा कि वो अभी सेट नहीं हुआ है, यानी डे टाइम वहाँ पे भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर भी लगभग 2 मिनट्स का गैप होता है। सो इसकी वजह से हमें सनसेट 2 मिनट लेट दिखाई देता है और सनराइज़ 2 मिनट अर्ली दिखाई देता है, एंड ड्यू टू दिस ओवरऑल डे टाइम में 4 मिनट्स का इंक्रीज़ हमें अपीयर होता है। ओके, सो इस फिनोमेना की वजह से हमें जो सनराइज़ है वो और सनसेट डिफरेंट टाइम पे दिखाई देता है, और वो ओवरऑल 4 मिनट का टाइम बढ़ा देता है ड्यूरिंग डे टाइम में। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन होता है। दूसरा, जो सन का शेप है वो भी कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है ड्यूरिंग डे टाइम। सन का जो शेप है वो थोड़ा बड़ा और ओवल टाइप का दिखाई देता है व्हेन इट इज़ नियर हॉराइजन, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है ये हॉराइजन के पास ज़्यादा स्ट्रांगली होगा in comparison to when sun is vertically up, because if it is earth and this is the atmosphere of earth, और अगर सन यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर की साइड है, वर्टिकली अप है, तो यहाँ से रे आई इक्वल्स टू 0 पे आएगी, और जब रे आई इक्वल्स टू 0 से आती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन तब होगा जब ये सन की पोजीशन ऑलमोस्ट हॉराइजन के पास होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेविएशन आएगा। तो इस डेविएशन की वजह से अब क्योंकि सन जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें उसका एक पर्टिकुलर साइज़ दिखाई देता है, तो इस साइज़ की वजह से क्या होता है, जो अपर पॉइंट है वो थोड़ा कम डेविएट होती है उसकी रे, और जो लोअर पॉइंट है उसकी जो
रे है वो थोड़ी ज़्यादा डेविएट होती है। इसकी वजह से जो डायमीटर है सन की वो थोड़ा इंक्रीज्ड हमें दिखाई देती है वर्टिकल साइड में, और इस वजह से सन का जो शेप है वो ओवल हो जाता है। ओवल शेप हमें थोड़ा बड़ा शेप दिखाई देता है व्हेन इट इज़ नियर टू द हॉराइजन। ये सनराइज़ के टाइम पे भी होगा, सनसेट के टाइम पे भी होगा। सो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ ओवल शेप ऑफ सन। इट इज़ ऑल्सो क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसके अलावा एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स एक फिनोमेना ये है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, जो सन जब ऊपर है तो उसकी रे डेविएट नहीं कर रही क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है जब सन वर्टिकली ऊपर की साइड है। ऐसे ही स्टार्स के साथ भी होता है। जो स्टार्स वर्टिकली अपवर्ड हैं उनकी रे के साथ कोई डेविएशन नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। बट जो स्टार्स साइडवेज हैं और हॉराइजन के पास हैं उनकी रे के साथ वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और उसकी वजह से उनकी पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी। तो जो स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन है हमें उससे थोड़ा ऊपर की साइड में स्टार्स दिखाई देते हैं, और जितना स्टार हॉराइजन के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, और जितना वो नॉर्मल की तरफ होगा वर्टिकल साइड में होगा उतना ये कम डिफरेंस होगा, और एग्जैक्टली नॉर्मल पर ये डिफरेंस ज़ीरो होगा। सो दिस इज़ एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग का मीनिंग ये है कि स्टार्स की पोजीशन हमें थोड़ी सी वेरी करती हुई दिखाई देती है और उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी वेरी करती हुई दिखाई देती है, उसको हम ट्विंकलिंग बोलते हैं। और इट ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है याद रखनी है। एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ ग्राउंड की तरफ, तो जो सबसे आउटर लेयर्स हैं उनकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, और जैसे जैसे हम अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ करता जाएगा, और ग्राउंड वाली जो लेयर्स हैं वहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। अपार्ट फ्रॉम सेकंड थिंग इज़ कि जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की लेयर हैं वो रिजिड नहीं, वो स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं बिकॉज लेयर्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, और टेम्परेचर चेंज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को चेंज करता है। तो जब लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, स्टार्स की लाइट, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होने लगती है, चेंज होती रहती है ड्यू टू डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स। और टेम्परेचर वेरिएशन और वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरिएशन की वजह से जब वो लाइट हमारे आई पर फाइनली एंटर होती है, जब फॉल करती है आई पर, तो जब हम स्टार्स को देखते हैं तो स्टार्स की पोजीशन हमें कंटिन्यूसली शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, उसकी इंटेंसिटी हमें शिफ्ट होती दिखाई देती है इस रीज़न की वजह से। ओके, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इससे रिलेटेड, दैट प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो प्लैनेट्स ट्विंकल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत नज़दीक है और उनका एपरेंट साइज़ बड़ा है। तो जिनका एपरेंट साइज़ बड़ा है, जो शिफ्ट होता है पोजीशन में वो तभी कंसिडरेबल दिखाई देगा जब जो साइज़ एपरेंट साइज़ है ऑब्जेक्ट का वो बहुत छोटा है, पॉइंट साइज़ है। लेकिन प्लैनेट्स क्योंकि काफ़ी नज़दीक हैं तो उनका जो साइज़ है वो पॉइंट साइज़ नहीं होता, वो कंपैरेटिवली एपरेंटली बड़ा होता है। तो इस वजह से उनकी पोजीशन में ट्विंकल नहीं हो सकता क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है। स्टार्स बहुत दूर हैं तो उनका एपरेंट साइज़ बहुत छोटा है, पॉइंट साइज़ है लिटरली, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज आएगा हमें स्टार्स की पोजीशन में तो वो दिखाई देगा। इस वजह से हमें स्टार्स क्लियरली ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ओके, और भी बहुत सारे फिनोमेना है जैसे कि जो रिवर्स हैं, रिवर सीम्स शैलो। जो रिवर्स की डेप्थ है वो ऊपर से देखने पर कम दिखाई देती है। ये आप एक बीकर या कंटेनर लेके उसमें पानी में भर के उसको भी देख सकते हो। जो बेस है बीकर का जिसमें पानी भरा हुआ है या कंटेनर का, वो हमें ऊपर से देखने पर थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ये शिफ्ट है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब हम बर्ड व्यू से यानी हवा से पानी में देखते हैं तो पानी के अंदर जो डेप्थ है वो हमें कम दिखाई देती है, एपरेंट डेप्थ जो है वो कम दिखाई देती है। तो जो डेप्थ है पानी की वो कम हो जाती है, इसलिए जो रिवर्स हैं वो शैलो दिखाई देती हैं। तो जब हम रिवर को देखेंगे तो उसके हिसाब से उसकी डेप्थ जो है वो थोड़ा कम दिखाई देगी, लेकिन जब एक्चुअली हम पानी में जाएंगे उसको मेज़र करेंगे तो ज़्यादा फील होगी। तो ये भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है जिसकी वजह से रिवर हमें शैलो फील होती है। ओके, इसके अलावा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सबने किया हुआ है। अगर आप कंटेनर के अंदर या बीकर के अंदर पानी भर के उसमें पेंसिल या स्केल या कुछ और ऐसी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ऑब्जेक्ट डालो तो वो पानी के अंदर
उसकी जो लेंथ है वो टिल्ट हो जाती है, जो डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देती है, ऐसा दिखाई देता है वो ब्रोकन है। तो वो फिनोमेना भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सो पेंसिल एंड अदर थिंग्स अपीयर्स ब्रोकन इन वाटर। ओके, तो ये सारे फिनोमेना रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। मैंने सारे समझा दिए हैं, जो भी नहीं समझ में आया होगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, मुझे बता देना। अदरवाइज़ एक सिंपल लाइन में जितना भी सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो, इसको नोट कर लेना। ओके, नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन ऑन रिफ्रैक्शन। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट is 24 centimeter above the surface of water. Refractive index of water is 4/3 in a lake. At what distance above the water surface will a fish inside water will observe the image? ओके, तो यहाँ पे पहले चेक करो कि कौन से व्यू की बात हो रही है, बर्ड व्यू की बात हो रही है या फिश व्यू की बात हो रही है। बर्ड व्यू का मतलब हम हवा से पानी में देख रहे हैं, और फिश व्यू का मतलब हम पानी से हवा में देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हमें बोला हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के ऊपर है, तो ये वाटर लेवल है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट की ये हाइट है 24 सेंटीमीटर सरफेस से, और पानी के अंदर एक फ़िश है। जो फिश इस इमेज को देखने की कोशिश कर रही है, देख रही है, तो उसको इमेज कहाँ पे दिखाई देगी ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे जो व्यू है वो फिश व्यू है, हम पानी से हवा में देख रहे हैं, यानी हम डेंसर से रेयरर में देख रहे हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जब हम डेंसर से रेयरर में देखते हैं, मैंने जैसे बताया था पहले भी, रेयर से डेंस में जब जाते हैं तो सारी चीज़ें डिक्रीज़ करती हैं, डेंस से रेयर में जाएंगे तो सारी चीज़ें इंक्रीज़ करेंगी। यानी जो एपरेंट इमेज का डिस्टेंस दिखाई देगी फिश को वो ज़्यादा होगी 24 सेंटीमीटर से, और जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या तो हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आंसर बड़ा आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लियरली कर सकते हैं आंसर इसका सॉल्व। सो द एपरेंट पोजिशन of object as viewed by fish will be 24 into the refractive index of water। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1 से बड़ा है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 इंटू 4/3, यानी आंसर इज 32 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइक्रोस्कोप is focused on a mark on a piece of paper, and then a slab of glass of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed over the mark. Full stop. How much the microscope should be moved to get the mark again in focus? ओके, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। मीनिंग इतना है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऑब्जेक्ट विच इज़ बेसिकली अ मार्क, उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप को हटाओ यहाँ से, हम उसे देख रहे हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। मार्क को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो मार्क हमें एक्चुअल डिस्टेंस पे दिखाई देगा, जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है। लेकिन उसके बाद हमने उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दिया, तो जब उसके हम ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी।
अब पोजीशन शिफ्ट हो रही है तो जो इमेज उसकी बन रही है वो इमेज की जो डिस्टेंस है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, अब हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो व्यू कैसा है हमारा, हम रेयर से डेंसर में देख रहे हैं या डेंसर से रेयर में देख रहे हैं, बस इसको चेक करना है। तो हम कहाँ पे देख रहे हैं, हम हवा से ग्लास में देख रहे हैं, यानी रेयर से डेंसर में देख रहे हैं। इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस कम हो जानी चाहिए, राइट। इमेज की डिस्टेंस कम हो जानी चाहिए, यानी एक्चुअल डिस्टेंस ज़्यादा होगी और जो वर्चुअल एपरेंट डिस्टेंस है वो कम होगी। वहाँ से हम शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, हम जस्ट ग्लास के ऊपर से देख रहे हैं, तो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की 3 सेंटीमीटर। एपरेंट डिस्टेंस क्या होगी, इससे कम आनी चाहिए। तो कम आनी चाहिए, और कितना कम आएगी, मैंने जैसे बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फैक्टर होता है हमेशा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो हमें 1.5 का यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तब 3 से कम वैल्यू आएगी। यानी यहाँ से कितना आंसर आएगा, 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो जो एपरेंट डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी जो इमेज हमें दिखाई देगी वो 2 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी। तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट हुआ 3 - 2 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। इमेज जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गई बाय 1 सेंटीमीटर। तो उसको अब हमें क्या करना है, हमें सेम पोजीशन पे उसको लेके आना है। तो हम ऑब्वियसली ग्लास सेल के साथ कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी आई पॉइंट को या माइक्रोस्कोप को उसको चेंज कर सकते हैं। तो इमेज जितना ऊपर शिफ्ट हुई है, हम उतना ही माइक्रोस्कोप को सेम डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे लिए वो डिस्टेंस जो है पहले वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अपवर्ड अगर ये डिस्टेंस शिफ्ट हुई है, तो हम माइक्रोस्कोप को भी 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो पोजीशन हमारे लिए पहले जितनी हो जाएगी। सो आंसर इज माइक्रोस्कोप शुड बी शिफ्टेड 1 सेंटीमीटर upward. Okay, next question. An air bubble trapped inside a rectangular glass slab which is in cuboid shape appear at 2 centimeter from one side and at 3 centimeter from the other side. Other side. Okay. And if the refractive index of glass is 1.5 यानी 3/2, then what is the actual width of the glass? Actual width of glass. Okay. मैं यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आएगा वो समझा देता हूँ, उसको समझने के बाद आपको डायरेक्टली वो करना कैसे ये याद कर लेना है, पूरा बार बार नहीं करेंगे हम। ओके, तो हमने एक साइड से उसे देखा तो उसकी एपरेंट डिस्टेंस आ रही है 2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल एपरेंट अब हम क्या देख रहे हैं, हम एयर से ग्लास में देख रहे हैं, यानी रेयर से डेंसर में देख रहे हैं। तो जो एपरेंट होगा, वो एपरेंट डिस्टेंस होगा वो कम हो गया होगा, यानी एक्चुअल डिस्टेंस ज़्यादा रहा होगा। और कितने फैक्टर से ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली म्यू फैक्टर से ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर से ज़्यादा होता है। तो ऑन फ्रॉम दी वन साइड अगर ये हमें 2 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है, तो एक्चुअल पोजीशन उसकी क्या होगी, 2 × म्यू होगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। और दूसरी साइड से देखने पर ये 3 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है, यानी एक्चुअल डिस्टेंस रही होगी 3 × म्यू। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 + 3 म्यू, यानी 5 × म्यू। सो 5 और म्यू की वैल्यू है 3/2 या 1.5, तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर आंसर। Okay, next question. A ray of light falls on a transparent glass slab of refractive index √3 full stop if the reflected and refracted rays are mutually perpendicular
mutually perpendicular, then find the angle of incidence. Okay, let's make the diagram. This is the surface. ये यहाँ पे रे आई, ये नॉर्मल लाइन है, और यहाँ से जितने एंगल पर ये रे आई होगी उसी एंगल पर इसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी आई पर ही रिफ्लेक्शन हुआ। और और ग्लास स्लैब में जा रही है, और ग्लास स्लैब में जाने पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ परपेंडिकुलर है, तो रिफ्लेक्टेड रे इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। तो डायग्राम में अभी थोड़ा परफेक्ट डायग्राम नहीं है, चेंजेस होंगे इस डायग्राम में, यानी ये वाली रिफ्लेक्टेड रे थोड़ी टिल्टेड होनी चाहिए नॉर्मल की तरफ। तो चलो मैं इसको क्लियर कर ही देता हूँ। ओके, अब ठीक दिखाई दे रहा है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये रिफ्रैक्शन एंगल है। ओके, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये हो जाएगा √3। ओके, हमें निकालना है यहाँ पे आई की वैल्यू, और वी नो दैट कि ये ओके यहाँ से हम आई और आर में रिलेशन निकाल सकते हैं। आई और आर में रिलेशन क्या आएगा? दिस एंगल इज 90 माइनस आई। ओके, सो और ये टोटल आई है, तो ये वाला एंगल फिर कितना होना चाहिए? अगर दिस एंगल इज़ 90 माइनस आई, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस 90 माइनस आई, यानी ये आई के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स आई प्लस आर, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो आई प्लस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी आर इक्वल्स टू 90 माइनस आई। तो ये हो गया साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई इक्वल्स टू √3। तो ये हो गया साइन आई, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस आई √3। ये हो गया टेन आई √3, यानी आई की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। आंसर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आर पूछा हो तो आर की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। और ये रिफ्लेक्शन एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल नहीं। रिफ्लेक्शन एंगल तो ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, इंसिडेंट एंगल के सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर glass plate of 8 centimeter thickness is silvered full stop. An object held 10 centimeter in front of the unsilvered face. Okay, forms an image 12 centimeter behind the silvered face. Full stop. What is the refractive index of the glass? ओके, हाँ, सिल्वर्ड का मतलब होता है कि हमने वहाँ पे सिल्वर पेंट कर दिया है, तो वो अब नॉन रिफ्लेक्टिव हो गया है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट पास नहीं करेगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके पहले इसका डायग्राम देखते हैं। सो वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट 8 centimeter thickness is silvered. An object held 10 centimeter in front of the sun, 12 centimeter behind the silvered face. Okay.
तो ये सपोज़ वो ग्लास स्लैब है, यहाँ पे हमने इस साइड को सिल्वर कर दिया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है ओ एट 10 सेंटीमीटर और ग्लास स्लैब की थिकनेस है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ओके। और इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 12 सेंटीमीटर। तो इमेज पीछे की साइड में यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रही है ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे फाइंड करेंगे? ओके जब ये जो हमने इसका ये जो बेस वाला पोर्शन है ये या पीछे वाला सिल्वर्ड वाला पोर्शन है, जब इसको हम राइट हैंड साइड से देखेंगे तो हमें ये 8 सेंटीमीटर पे नहीं दिखाई देगा, राइट। ये इस एक एपरेंट पोजीशन पे दिखाई देगा और वो एपरेंट पोजीशन 8 सेंटीमीटर से कम होगी, तो वो पोजीशन सपोज यहाँ पर होगी ओके। और ये पोजीशन है सपोज एक्स दिस साइड से, तो ये एपरेंट पोजीशन हो गई एक्स। इसकी एक्स का मतलब हुआ एपरेंट थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। एंड 8 सेंटीमीटर इज द रियल थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। सो अगर हमें एपरेंट और रियल डिस्टेंसेस पता होती हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू होता है एपरेंट थिकनेस या लेंथ या कुछ भी, तो यहाँ पे होगा एपरेंट थिकनेस डिवाइडेड बाय रियल थिकनेस ओके। सो अगर हमें म्यू निकालना है तो एपरेंट थिकनेस एक्स है, रियल थिकनेस है 8 सेंटीमीटर, हमें एक्स निकालने की ज़रूरत है। अगर हम एक्स निकाल देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब एक्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे? एपरेंट पोजीशन जो सिल्वर्ड फेस की है इस शिफ्ट इसमें जो हुआ है वो 8 माइनस एक्स है। 8 माइनस एक्स यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो क्या चीज़ चेंज नहीं हुई होगी? जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, तो वो सेम रहनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, एपरेंट वाले फैक्टर से भी और रियल वाले फैक्टर से भी, क्योंकि मिरर का रूल है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होती है उतनी डिस्टेंस पर इमेज होती है, तो वो दोनों सेम होने चाहिए। अब एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, राइट वाले सरफेस से, और इमेज की लेफ्ट सरफेस से 12 सेंटीमीटर थी। लेकिन अब एपरेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एपरेंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी, इसको हम मिरर से, ये सिल्वर फेस से लेते हैं, सिल्वर फेस है पी सपोज, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पी फेस से कितनी हुई? ये हुई 10 प्लस एक्स। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सिल्वर फेस से, एपरेंट सिल्वर फेस से 10 प्लस एक्स हो गई, इक्वल्स टू इमेज की डिस्टेंस सिल्वर फेस से कितनी होगी? 12 प्लस 8 माइनस एक्स, राइट, 12 प्लस 8 माइनस एक्स। सो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8 20 माइनस 10 यानी 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो जो एपरेंट थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी म्यू की वैल्यू, ओके, म्यू की वैल्यू एपरेंट 5/8। नहीं देखो अभी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, वो हमें पता चल जाएगा आंसर से। यहाँ से 5/8 आएगा, 5/8 लेस देन 1 होता है, और जो मिनिमम वैल्यू है म्यू की वो 1 से छोटी 1 होती है, 1 से छोटी नहीं हो सकती। ग्लास के लिए वैल्यू 1 से ज़्यादा आनी चाहिए, है ना, 1.5 के आसपास आनी चाहिए। यानी इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमने रेशियो जो लिया था वो गलत, उल्टा लिया है। तो यहाँ पे म्यू का रेशियो ये उल्टा लिया है, तो एक्चुअली में ये म्यू जो आया है ये ग्लास का नहीं है, ये एयर विद ग्लास का, यानी 1/म्यू है ये एक्चुअली। तो ये 1/म्यू हमारे पास 5/8 आया है। ऐसे हमें आंसर डायरेक्टली पता चल सकता है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। हमें ये पता है कि वो ज़्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें कंफर्म होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर में गलती हम ढूंढ सकते हैं। तो 8/5 आना चाहिए, और 8/5 का मतलब हुआ 1.6, तो म्यू की वैल्यू ग्लास के लिए 1.6 होगी। ओके, नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंगल and total internal reflection.
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारे पास एक सरफेस है जो एक डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम से अलग कर रही है। ओके, तो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डेंसर से रेयर की तरफ देखें। तो यहाँ पे सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से रे जाती है डेंसर से रेयर की तरफ। तो 3 केसेस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। 4 केसेस ले लेते हैं। पहला केस कि ये नॉर्मली ऐसे निकल जाए, तो नॉर्मली ऐसे निकलेगी तो I = 0 होगा, R = 0 होगा। ठीक है। दूसरा केस, अगर ये ऐसे किसी पर्टिकुलर एंगल पर निकलती है तो यहाँ पर अगर ये I है और तो R जो है वो इससे बड़ा होगा, यानी R ऐसे होगा, नहीं सॉरी उल्टा, नॉर्मल से दूर R कुछ ऐसे होगा। ओके, ये I से बड़ा होगा। तीसरा केस, इस केस में लेते हैं कि अगर हम I को इतना बड़ा कर दें कि जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले रे जो है पहले केस में, ये पहला केस, दूसरा केस, ये तीसरा केस। पहले केस में रे परपेंडिकुलर जा रही थी, फिर हमने जब I को बढ़ाया तो रे जो है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो अगर हम I को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, रे जो है वो कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल की तरफ शिफ्ट होती रहेगी। तो एक एंगल ऐसा आएगा, I की वैल्यू एक एंगल पे ऐसी आएगी जहाँ पे जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वो 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी, यानी इस तरह जाएगी। ये R की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। तो जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है वो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट एंगल है और उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्शन एंगल इज़ 90 डिग्री फॉर द रे गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके, अब क्या होगा, यानी ये I = C है, यहाँ पे I <c था और ये तो I = 0 है। क्या होगा अगर हम I की वैल्यू को C से बड़ा कर दें? अगर हम I की वैल्यू को C से बड़ा करेंगे तो अब जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वो हॉरिजॉन्टल से भी नीचे आ जाएगी, यानी वो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उस केस में I की वैल्यू C से ज़्यादा होगी और यहाँ पे रे बाहर नहीं निकल पाएगी, ये एक्चुअली वापस आ जाएगी, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का रिफ्लेक्शन है, इसलिए इसका अलग से एक नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रे रिफ्लेक्ट करना चाहती है लेकिन वो इस एंगल ग्रेटर देन C होने की वजह से नहीं कर पा रही, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है और क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। तो मैं यहाँ पे इसको डायग्राम से समझा दिया है, अभी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी। ओके, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल इज़ value of incident angle at which the refraction angle is 90 degree for a light ray going from denser to rarer medium. ओके, अब इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। फॉर्मूले के लिए तीसरे वाले केस के लिए हम स्नेल्स रूल लगा लेते हैं। तो स्नेल्स रूल के अकॉर्डिंग सपोज़ यहाँ पे ये डेंसर मीडियम का μD है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेयर मीडियम का μR है। तो इस केस में स्नेल्स लॉ होगा साइन C, ये साइन I था और I की वैल्यू यहाँ पे C है, डिवाइड बाय साइन R, और साइन R की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, इक्वल्स टू ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो यहाँ पे आएगा μRD, यानी μR डिवाइड बाय μD। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से साइन C = आ गया μR/μD। ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। और अगर यहाँ पे स्पेशल केस, अगर रेयर मीडियम एयर है या वैक्यूम है, देन μR की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस केस में साइन C का फॉर्मूला हो जाएगा 1/μ वहाँ पे डेंसर वाला मीडियम होगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन याद यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको रखना, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं।
So when a light ray going from a denser to rarer medium strikes the interface at incident angle greater than critical angle, then instead of refracting to other medium, it just bounces back, in other words reflect in the same medium, This phenomena is known as total internal reflection. So this is total internal reflection. Okay, let's try a question on this. Question is, a disk is placed on the surface of a pond which has refractive index five by 3 and a source of light is placed 4 meter below the surface of liquid. Full stop. Calculate the minimum area of the disk. So that light does not come out of the liquid. ओके ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक अलग से फॉर्मूला आएगा जो हमें अलग से याद रखना है और वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इम्पॉर्टेंट बोला हुआ है क्वेश्चन को. पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं. सो इन द डायग्राम वी हैव अ वाटर सरफेस और यहाँ पे इस वाटर में एक नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, पॉइंट्स, वो एक लाइट सोर्स है बेसिकली. तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ है 4 मीटर बिलो, ये ऊपर से नीचे 4 मीटर की डिस्टेंस पर है. ओके सो हमें ये बताना है कि इसकी सरफेस पे हम मिनिमम कितने एरिया की एक डिस्क रखें ताकि ये सोर्स की लाइट यहाँ से निकल ना पाए. ओके तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है कि यहाँ से लाइट सोर्स से एक लाइट जाती है, सपोज़ ये इस एंगल पर एक लाइट गई और ये एंगल पर जो ये इंसिडेंट एंगल बना है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है. तो अगर क्रिटिकल एंगल्स पर लाइट जाएगी तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट. अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल है तो ये बाहर निकलेगी, रिफ्रैक्शन होगा. लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल है तो इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा. तो अगर लाइट ऐसे थोड़ा ज़्यादा एंगल पर जाती है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये बाउंस बैक हो जाएगी, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा. यानी लाइट सिर्फ इस सी एंगल तक निकल सकती है. तो इसका जो एरिया है लाइट का निकलने का वो दोनों साइड इतनी डिस्टेंस पर होगा. ये डिस्टेंस सपोज x है तो यहाँ से भी x और यहाँ से भी x, तो ये 2x डायमीटर का यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा और चारों तरफ से लाइट निकलेगी 360 डिग्री पर, तो एक सर्कल बनेगा. यानी अगर इस सर्कल को हम कवर कर दें तो लाइट बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाएगी. ये एरिया अपने को चाहिए. ओके
ठीक है, तो ये एरिया हमें निकालना है। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये एंगल सी है, तो अगर मैं यहाँ पे एक मिडिल लाइन खींच दूँ ऐसे, तो ये वाला एंगल भी सी होगा और ये वाला एंगल भी सी होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों सेम होंगे। ये एंगल सी होगा। ओके, ये एक्स जो है यहाँ पे रेडियस का काम कर रहा है, जो हमें डिस्क लगानी है उसकी रेडियस, तो एक्स की वैल्यू उस डिस्क की रेडियस के बराबर है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ से क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है सपोज़, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/3 है। ठीक है, तो यहाँ से साइन सी का फॉर्मूला क्या आएगा, और बाहर वाला मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/μ। तो यहाँ से साइन सी इज इक्वल्स टू 1/5/3 यानी 3/5। साइन सी की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पर लगा देते हैं हम टेन सी, ये ट्राइंगल में जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो टेन सी इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे रेडियस और बेस है यहाँ पे 4, तो ये r/4 आ गया। अब अगर साइन सी 3/5 है तो टेन सी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 विच इज़ 16 यानी 4। तो टेन सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी आर की वैल्यू आ गई 3। आर की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ से। ओके, यानी जो एरिया अपने को चाहिए, द एरिया वी रिक्वायर इज़ πr², यानी 9 पाई, और सब कुछ मीटर में था आई थिंक, तो 9 × 3.14, तो ये लगभग होगा 28.3 मीटर स्क्वायर, ये एरिया वहाँ पे आएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल के टॉपिक पे बेस्ड था, तो उसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं।